यस डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों फाइनली हमारे क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम का केमिस्ट्री का पेपर कंप्लीट हो गया। और बच्चों अगर देखा जाए तो ये आपका पेपर जो है एक एवरेज पेपर है। इसे हम कठिन पेपर की सीरीज़ में नहीं डालेंगे। पेपर एवरेज था, जनरल था, जो हम बड़े आसानी से इस पेपर को सॉल्व कर सकते थे। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने पेपर किया होगा और एग्जामिनेशन सीरीज़ को मेरे फॉलो किया होगा। और बच्चों मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके पेपर में है वो एग्जामिनेशन सीरीज़ को बिलोंग करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं सेक्शन ए सेट 3 का। पहला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड 6H2 अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर, द वांट ऑफ फैक्टर I इज। इसके बच्चों हमारे पेपर में 4 ऑप्शन है, एक है 9, 6, 3, 4। तो बच्चों इट्स करेक्ट आंसर विल बी सी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी होगा आपका। और सी का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा 3। इसको अगर आप शॉर्ट वे में देखो तो कैल्शियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो एक कैल्शियम आयन होगा और 2 क्लोराइड आयन होगा, यानी 2 + 1 = 3। तो डायरेक्टली बच्चों आप यहाँ पर 3 को लगा सकते हो, या यहाँ पर आगे एक फार्मूला फॉलो कर सकते हो, अल्फा = I - 1 डिवाइडेड बाई n-1। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1। I दैट इज वांट ऑफ फैक्टर जो हमें फाइंड आउट करना है, -1 डिवाइडेड बाय n। n मीन्स क्या है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ आयंस। सो 2 आयंस ये, 1 आयंस ये, 2 आयंस ये, 1 आयंस ये। कैल्शियम का एक आयन, एक ही आयन, 3 आयन। तो ये हो जाएगा 3 - 1। सो 1 इज इक्वल टू I - 1 डिवाइडेड बाई 2। इज इट क्लियर? तो 2 1s are 2, तो 2 इज इक्वल टू I - 1 और I इज इक्वल टू 2 + 1, सो I इज इक्वल टू 3। तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू बच्चों यहाँ पर हमारी 3 आ जाती है। डायरेक्ट कर दीजिए, 2 क्लोराइड आयन, 1 कैल्शियम आयन इज इक्वल टू 3। बहुत सिंपल। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑफ द टाइप ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, द रेट ऑफ इक्वेशन में बी एक्सप्रेस्ड एज। बहुत सिंपल सा आंसर था बच्चों। इसका आंसर होगा आपका के। 4 क्वेश्चन थे, के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसका सिंपल सा आंसर होगा ए। के इज इक्वल टू concentration of A की पावर 0 माइनस concentration of A with respect to T। K is equal to A - x by T। सिंपल आप कर सकते हैं, K is equal to concentration of A 0 माइनस concentration of A डिवाइडेड by T। इज इट क्लियर? तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों ए। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, ये भी आपने किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग Cu2+ हैलाइड आयन इज नॉट नोन। कौन सा हैलाइड आयन आपका नहीं जाना जाता है? कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर फ्लोराइड। इसका बच्चों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी आंसर बी, दैट इज CuI2। कॉपर आयोडाइड विल बी अवर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करने का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है? ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान दें। व्हाट विल बी इट्स करेक्ट ऑप्शन बच्चों? ठीक है, अगर आपको याद हो मैंने एग्जामिनेशन सीरीज में आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो बच्चों इट्स करेक्ट ऑप्शन, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन बच्चों हमारा ए होगा। इट्स आंसर विल बी दिस इज ओ, है ना, दिस इज आंसर नंबर 4। इट विल बी एच, दिस इज OH, हियर इट इज H, दिस इज OH, दिस इज OH, देन H, हियर H, this is OH, and this is CH2OH single bond H। this will be the structure of alpha D glucose। ठीक है, चलिए बच्चों हमारा 6th क्वेश्चन है, which of the following alkenes on acid hydrolysis acid catalyzed hydration gives tertiary alcohol। इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों। इज इट क्लियर? इसमें हमारे 4 ऑप्शन है, ये 6th हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल प्रोपीन और 1 ब्यूटीन। इसका आंसर होगा बच्चों 2 मिथाइल प्रोपीन। लेकिन क्यों होगा? देखिए इसका ऑप्शन होगा बी, जिसे हम बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपीन। तिवारी सर ऐसा क्यों होगा? देखिए फार्मूला देखिए, 1 2 3। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन का फार्मूला होगा CH3CH, दिस इज CH3 डबल बॉन्ड CH2। हम एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन कर रहे हैं बच्चों, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा निगेटिव। ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। निगेटिव वाला कम वाले से जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला ज़्यादा वाले से जुड़ेगा। मार्क एडिशन हम लगा सकते हैं इसमें। हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? ध्यान से देखिए, CH3C, ये बन जाएगा CH3, यहाँ लग गया OH, ये H यहाँ जुड़ गया, ये हो जाएगा CH3। क्या बन गया? ये बन गया टर्शियरी एल्कोहल। अगर आप देखें तो टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल,
इस कंपाउंड का नाम होगा बच्चों टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्यों? क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप है, तो ये बन गया टर्शियरी अल्कोहल। तो अगर हम 2 मिथाइल प्रोपीन, ये 2 मिथाइल प्रोपीन का हाइड्रेशन करेंगे एसिड के प्रेजेंस में, तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों बी। नेक्स्ट, द कंपाउंड CrH2O6Cl3, एक वाटर बाहर ले गए, तो एक Cl अंदर आ गया। इसमें मैंने 2 ही कंपाउंड लिखे हैं। अगला एक और कंपाउंड आपके पेपर में दिया, अगर आप 2 वाटर बाहर ले आओगे तो 2 Cl अंदर आ जाएगा। ये कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है बच्चों? मैंने बताया था रिवीजन सीरीज में, अगर वाटर के मॉलिक्यूल अंदर बाहर होते हैं तो इट इज कॉल्ड एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन डी, दैट इज हाइड्रेट आई। बड़े मजेदार, बहुत इजी क्वेश्चंस पेपर है बच्चों, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। यदि आपने किया हो सॉल्व तो वेरी सिंपल क्वेश्चन पेपर इज देयर इन दिस ईयर। ठीक है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अगला है व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज हीटेड विद टिन एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl देन द प्रोडक्ट इज। अब बच्चों नाइट्रोबेंजीन है, देखिए अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, एनिलीन है, दिस, इट्स करेक्ट आंसर विल बी एनिलीन, दैट इज आंसर ए, है ना। आंसर ए क्या है? ये रिंग है और ये NH2 है, ये करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन तिवारी सर ये करेक्ट ऑप्शन अगर आया तो कैसे आया? ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोबेंजीन हमसे पूछा है, नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला NO2 हो गया, रिडक्शन पूछा है। नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन में 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगते हैं, ये रिडक्शन टिन और HCl की प्रेजेंस में होता है। बहुत ध्यान से, 6 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बच्चों, क्या निकल गया? 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बच्चों, क्या निकल गया? 2H2। कितने हाइड्रोजन बचे? 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है दैट विल बी एनिलीन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एनिलीन। इसलिए बच्चों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी एनिलीन, ऑप्शन ए। बच्चों हमारा क्वेश्चन 8 है ऑप्शनल में, रिएक्शन ऑफ 1-phenyl 2-chloropropane विथ एल्कोहलिक QH गिव्स। हमारे पास हमारे 4 ऑप्शन हैं बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी 1-phenyl propane 2-ol, 1-phenyl propane 2-ol। अब ये कैसे, इस बात को समझिएगा। हमसे इन्होंने बोला 1-phenyl 2-chloropropane का हमें एल्कोहलिक QH से रिएक्शन करना है। 1-phenyl 2-chloropropane का फार्मूला क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, दिस इज द फार्मूला ऑफ 1-phenyl 2-chloropropane। इज इट क्लियर? 1-phenyl 2-chloropropane, फार्मूला ऑफ 1-phenyl 2-chloropropane, है ना। 1-phenyl, ये आपका फिनाइल हो गया, 1 से फिनाइल हो गया, 1 2 पे क्लोरो है और ये प्रोपेन हो गया। अब इसकी रिएक्शन वो किससे करवा रहे हैं? QH से करवा रहे हैं, लेकिन ये QH बच्चों कैसा है? एल्कोहलिक है, तो ये Cl और ये K निकल जाएगा बच्चों, क्या निकल जाएगा? -KCl, और इस जगह पर OH आ जाएगा। तो इस जगह पर आपका ये हो गया CH2, ये हो गया CH, ये हो गया OH CH3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बच्चों? 1-phenyl, 1 से फिनाइल हो गया, प्रोपेन 2-ol, 1 2 3 प्रोपेन और 2 पर ऑल है, तो ये हो गया 1-phenyl propane 2-ol। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कोरोजन ऑफ आयरन इज है ना, डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, रिडक्शन। इट्स आंसर विल बी एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, दैट इज सी। आंसर विल बी सी, एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। बड़ा मजेदार पेपर था बच्चों, अगर आपने इंटरेस्ट से किया हो तो टेक योर टाइम। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट ईच अदर इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ मेजर ऑफ। सिंपल सा आंसर है बच्चों, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, दैट इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ऑन हाइड्रोलिसिस द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट गिव्स अ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। टोज है, टोज बताया था बच्चों, दैट्स व्हाई इट्स आंसर विल बी लैक्टोज। अरे भाई टोज कहाँ से आएगा? गैलेक्टोज से आएगा, सो इट्स आंसर विल बी लैक्टोज, दैट इज ऑप्शन बी। द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज रिकेट्स, 9th लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, आप सबको मालूम है, इससे इजी कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता, दैट इट्स आंसर विल बी विटामिन डी। इज इट क्लियर? क्वेश्चन 13 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिटल। अब एसिटल कैसे बनता है बच्चों? आई टोल्ड यू व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विथ मिथेनॉल, जब इथेनॉल की यानी एसिटाल्डिहाइड की मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन होती है तो ये बनता है, और इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा सी, है ना। वो सी क्या है ना, इसका करेक्ट आंसर सी है। देखिए सी मैं आपके सामने लूँगा, एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब हम इसकी मिथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करते हैं, HOCH3
HOCH3, दिस इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल एल्कोहल और मिथेनॉल। अब बच्चों कुछ मत कीजिए, सिंपली 2 वाटर के मॉलिक्यूल को निकाल दीजिए, तो हो जाएगा -H2O, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या बचेगा? ये बचेगा आपका CH3CH, 2 बॉन्ड फ्री हो जाएंगे, ये हो जाएगा OCH3 और ये हो जाएगा OCH3, और ये आपके ऑप्शन में दिया है, तो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू, सीधा सीधा इसका आंसर है बच्चों 4/9 del 0, है ना। इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 4/9 del 0। ठीक है, ये हमको याद करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया है बच्चों, व्हेन सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू वाटर द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। सही है, अगर हम नमक को पानी में डालेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डिप्रेस होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, बिल्कुल सही। फिर इन्होंने रीजन दिया है बच्चों, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज विच कॉजेज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, विच कॉजेज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जब होता है तो वेपर प्रेशर इंक्रीज नहीं होता बल्कि वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी और दूसरी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। इज इट क्लियर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। सी मतलब असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो 15 वाले का करेक्ट हमारा आंसर क्या होगा? सी। चलिए अब 16 वाले को ध्यान से सुनते हैं। 16 वाला क्या है? मोनोब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन कैन बी कन्वीनियंटली डन बाय प्रोटेक्टिंग द अमाइनो ग्रुप बाय एसिटाइलेशन। कर सकते हैं, याद करिए, हम उसके अमाइन ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवा के, जिसको हम एसिटाइलेशन कहते हैं। बिल्कुल सही तिवारी सर। फिर ये रीजन में क्या दे रहे हैं? रीजन में क्या दे रहे हैं देखिए, एसिटाइलेशन डिक्रीजेस द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ द अमाइनो ग्रुप। बिल्कुल सही, कि जब एसिटाइलेशन करेंगे तो अमाइनो ग्रुप का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में चला जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा ए। ए क्या है? बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट, करेक्ट दोनों है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इट्स करेक्ट आंसर विल बी ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, ये तो कई बार मैंने आपको बताया हुआ है, अपनी सीरीज में भी बताया, रिवीजन में भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 17, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्सट्रापोलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस सी रूट कर्व ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इट इज ट्रू, बिल्कुल ट्रू है। एंड मोनोटैम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग कोलरश लॉ, बाय यूजिंग कोलरश लॉ। ये गलत है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनता है। इट मीन्स इट्स करेक्ट आंसर इज बी। Both assertion and reason is true, but reason is not the correct explanation of assertion, so its correct answer will be B. Question number 17, assertion reason based. Question number 18 बच्चों, electrode potential of Cu2 plus ion Cu reduction potential है is positive plus 0.34 volt, correct option है बच्चों। reason है copper has high delay value and low heat enthalpy of hydration। तो बच्चों इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो तभी होती है जब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है और हीट ऑफ हाइड्रेशन लो होती है। इसका मतलब इसका भी करेक्ट आंसर ये होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए बच्चों, यहां पर मैंने आपको ट्रू फॉल्स बताया था, ट्रू ये भी है, ट्रू ये भी है, लेकिन दोनों ट्रू है, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। इसका ऑप्शन बी है, मतलब ट्रू फर्स्ट वाला भी है और ट्रू सेकंड वाला भी है, लेकिन रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए बी वाला है। यहां देखते हैं, पहला भी ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, ट्रू दोनों है, लेकिन रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका आंसर ए है, 17 का आंसर बी है और 18 का आंसर ए है। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट IPSC नेम ऑफ, पहला है CON होल ट्वाइस H2O CN। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसका एक्वा, वाटर है, ABCD क्रम में लिखते हैं एक्वा। CN को हम लिखेंगे साइनाइडो, तो क्या हो जाएगा बच्चों? एक्वा साइनाइडो। ठीक है, सबसे पहले हम वाटर का नाम लिखेंगे, वाटर का नाम हो जाएगा एक्वा, एक्वा, CN का नाम साइनाइडो। बाइडेंटेट लिगेंड है, दो हैं, दो के लिए क्या लिखते हैं? बेस। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे वे में लिखते हैं, इसको नीचे लिखते हैं। सबसे पहले वाटर है, वाटर के लिए क्या लिखेंगे? एक्वा। CN है, CN के लिए लिखेंगे साइनाइडो। बाइडेंटेट लिगेंड है, दो हैं, इसलिए बिस डैश EN है। EN को बच्चों मैंने बताया था ईथेन 1,2, ईथेन 1,2 डाइअमाइन, ईथेन 1,2 डाइअमाइन, ब्रैकेट बंद। कोबाल्ट है, CO है, इसलिए कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, आएगा 3rd,
और चूंकि चार्ज है इसलिए हम इसको लिखेंगे आयन। तो इसका नाम होगा एक्वा साइनाइडो बिस ईथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट 3rd आयन। अब बी वाले का नाम लिखते हैं बच्चों। बी वाले का नाम अमाइन है, 6 है, इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे हेक्सा अमाइन। अमाइन में मैंने बताया था डबल एम आएगा। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव है इसलिए हम इसको लिखेंगे निकल। क्या लिखेंगे? निकल। ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगी निकल की। कैसे? x + 0 = -2 = x। x ये 0 हो गया, ये -2 = 0, तो x = +2, तो 2 आ गया। और बाहर डाई ट्राई नहीं लगाते तो और आइडो भी नहीं लगाते तो क्लोराइड, तो हेक्सामाइन निकल 2 क्लोराइड इसका आईपीएससी नेम होगा। ठीक है, चलिए नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान दीजिएगा, इसमें नेम द सेल। आपको सेल के बारे में बताना है कि ये कौन सा सेल होगा। नंबर ए, पहला ऑप्शन ये है कि नेम द सेल विच वॉज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में कौन सा सेल यूज किया गया था? तो फ्यूल सेल। ठीक है, फ्यूल सेल को बच्चों अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया गया था। इट इज यूज्ड एज एन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। सबको मालूम है ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स में कौन सी बैटरी यूज होती है? लेड स्टोरेज सेल, है ना। कौन सा सेल यूज किया जाता है? लेड स्टोरेज सेल यूज किया जाता है। अगला, विच इज सुटेबल फॉर हियरिंग एड्स एंड वॉचेस। हियरिंग एड्स और वॉचेस में कौन सा सेल यूज किया जाता है बच्चों? मरकरी सेल, दैट इज कॉल्ड एज मरकरी सेल। सी। ऑप्शन डी, नेम द सेल विच डज नॉट गिव अ स्टडी पोटेंशियल एंड इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर। सबको मालूम बच्चों, हम इसको ड्राई सेल भी कह सकते हैं या लेक्लांची सेल भी कह सकते हैं। तो आंसर हो गया ए फ्यूल सेल, बी हो गया लेड स्टोरेज सेल, सी हो गया मरकरी सेल और डी हो गया आपके ड्राई सेल। इज इट क्लियर बच्चों? बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ शोन बाय द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। बच्चों जैसा कि आपको इसका आंसर मालूम है कि इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं C2H5OH, है ना। अगर हम इथेनॉल के मॉलिक्यूल देखें बच्चों तो दे आर ज्वाइन टुगेदर बाय मींस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। HOC2, है ना, ज्वाइन टुगेदर बाय मींस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। OH, दिस इज C2H5, है ना। ये हो गया इथेनॉल का मॉलिक्यूल हो गया OH। फिर से लिखें HOC2H5। तो ये इथेनॉल का पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में काहे से जुड़े होंगे? दे आर ज्वाइन टुगेदर बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम उसके अंदर क्या मिला रहे हैं? उसके अंदर हम मिला रहे हैं एसीटोन। तो बच्चों जब एसीटोन के मॉलिक्यूल इनके बीच में जाएंगे तो ये क्या करेंगे? इस बॉन्ड को तोड़ देंगे। जब बॉन्ड को तोड़ देंगे तो पहली कंडीशन क्या होगी? PA इज ग्रेटर देन P0A इंटू XA, PB इज ग्रेटर देन P0B इंटू XB। इसका मतलब वेपर प्रेशर इज मोर देन द वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। पहली कंडीशन प्रूफ हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखिए क्या होगी हमारी। अगर हम इसके दूसरी कंडीशन की बात करें, अगर हम इसके दूसरी कंडीशन की बात करेंगे तो अगर ये टूटा है, जब कोई चीज़ टूटती है तो ये हीट को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। जब ये एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा हमारा? एंथैल्पी चेंज जो होगा, डेल एच मिक्सिंग जो होगा इज इक्वल टू क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि हीट इज एब्जॉर्ब। बॉन्ड टूट रहा है, हीट एब्जॉर्ब होगी। बॉन्ड टूटेगा तो मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे तो तीसरा वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव, इट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो बच्चों दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ शोन बाय द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन व्हेन बिकॉज इथेनॉल molecules are joined together by means of intermolecular hydrogen bonding, and when acetone molecule is added to it then it comes in between them, due to which bond is broken down. When bond is broken down then automatically the vapor pressure of solution will be more than the vapor pressure expected from Raoult's law, condition number 1. Then bond is broken down, heat is absorbed, del H mixing is equal to positive, molecules are separated, therefore volume increase, del V mixing is equal to positive. तो बच्चों this will be its answer. अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, मैंने आपको बताया था कि श्योरली इट विल कम्स इन योर एग्जामिनेशन। 100% बच्चों चीज़ें आई हैं जो मैंने आपको बताया। यू कैन सी एग्जामिनेशन सीरीज। चलिए मैंने कहा था 99%। Define azeotrope. Which type of azeotropic mixture is formed by the negative deviation from Raoult's law? Give example. तो बच्चों azeotropes क्या होते हैं? azeotropic mixtures क्या होते हैं? They are constant boiling mixture which have same composition in liquid and state and vapor state and boil at constant temperature.
है ना। ये आइसोट्रॉप की डेफिनेशन आ गई। विच टाइप ऑफ आइसोट्रॉप इज फॉर्म, बहुत सिंपल सा तरीका मैंने बच्चों बताया था कि अगर हमारे पास नेगेटिव डेविएशन है तो कम में ज़्यादा मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप, और अगर हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन है तो मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप। अब हमें आइसोट्रॉप बताना है, नेगेटिव डेविएशन में कम, कम में ज़्यादा, तो इट विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप। अगर मैक्सिमम है, इसका आपको इसका एग्जांपल बताना है तो इसके एग्जांपल में हम ले सकते हैं मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज आइसोट्रॉप एंड विच आइसोट्रॉपिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राइट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। सिंपल सी रिएक्शन थी, बेंजल्डिहाइड था, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, कॉन्सेंट्रेट NH से रिएक्शन लिखना थी, एक बार में दिमाग में आती है कैनिजरो रिएक्शन है। मैंने कहा था पानी गिर रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है, तो एक का रिडक्शन कर दो। अंडरस्टूड है कि हमें बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेना है। पहले मॉलिक्यूल का जब आप रिडक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा CH2OH, कैसे बना मैंने आपको बताया था। दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा दीजिए और जैसे ही बेंजोइक एसिड बनेगा NH से रिएक्शन करवा दीजिए, तो आपका दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बनेगा COONA। ये 2 प्रोडक्ट हैं बच्चों जो बन जाएंगे। इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, और इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, ये बेंजाइल्डिहाइड को आप इस तरह से भी लिख सकते हो C6H5CH2। चलिए ठीक है, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको टेंशन नहीं लेना। देखिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये रिंग के फॉर्मेट में नहीं लिखना है ये फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले का आंसर आप इसकी जगह पे C6H5 लिख सकते हो, C6H5CH2OH और प्लस C6H5COONA। इसका नाम बेंजाइल अल्कोहल, इसका नाम सोडियम बेंजोएट। कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो ये फर्स्ट को आप 2 तरह से लिख सकते हो। सेकंड देखो बच्चों, साइक्लोपेंटेनियम था, आपको रिएक्शन करने को कहा गया था। आप याद करिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेमी कार्बेजाइड, NH2NH CO NH2, है ना। हाइड्रोजीन से एक H हटाकर अमाइड ग्रुप लगाते हैं, तो इस कंपाउंड का यदि कोई आपसे नाम पूछता तो बच्चों इस कंपाउंड का नाम था सेमी कार्बेजाइड। अब मैंने आपको पढ़ाया था, अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस तरफ है और एक हाइड्रोजन इस तरफ है। मैंने आपसे कहा था NH2, जहाँ पर NH2CO NH2, देखिए NH2 NH CO NH2। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि NH2 वाला हाइड्रोजन यहाँ नहीं निकलता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए ये NH2 है और ये NH ये भी है। अब NH2 NH CO NH2, तो यहाँ पर जो H2 निकलता है वो CO NH2 वाला H2 निकलता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, H2 वाला यहाँ पर डिसोसिएट नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा बच्चों, मेन प्रोडक्ट की तरफ ध्यान दें। यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये N हो जाएगा, N के बाद आ गया CO के बाद आपका NH और ये हो जाएगा आपका NH2। तो ये बन गया, इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेनोन सेमी कार्बेजोन। तो मैं शॉर्ट में इसका नाम लिखता हूँ सेमी कार्बेजोन, ठीक है। डबल बॉन्ड है, देखिए ये वाला H2 है, यहाँ H2 है, लेकिन ये NH2 का है तो NH2 का नहीं निकलेगा, CONH2 का H2 निकल जाएगा और इसका पूरा नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेनोन सेमी कार्बेजोन। पेपर में नाम लिखना जरूरी नहीं होता, कंप्लीट द रिएक्शन में। इज इट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23, हमें कन्वर्जन का पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कन्वर्जन का। और मेरे हिसाब से इससे आसान कन्वर्जन हमारे पेपर में हो ही नहीं सकते। अब यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना था, क्योंकि बिना मेहनत किए तो पेपर हम देंगे नहीं। तो कन्वर्जन में इसका जो पार्ट बी है, क्वेश्चन नंबर 22 का जो पार्ट बी है, उसमें इन्होंने कहा था कि हम आपको टोलुइन दे रहे हैं और टोलुइन से आप बेंजोइक एसिड बनाओ। बच्चों आप याद करिए, मैंने कहा था ये वो क्वेश्चन है दैट विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जामिनेशन। टोलुइन, देखिए टोलुइन मतलब मिथाइल बेंजीन, ये आपका मिथाइल बेंजीन हो गया। मैंने आपको बताया था अल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन करवा दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। जब अल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन करवाते हैं तो कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है बच्चों वो COOK में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था, एनी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तो ये हो जाएगा COOK। क्या हो जाएगा बच्चों? इट विल बी COOK। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया टोलुइन। इसका नाम हो गया पोटेशियम बेंजोएट, पोटेशियम BNZOAT बेंजोएट। अब इसका हम क्या करते हैं, एसिड की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, HOH। तो क्या होगा, ये K होगा और ये OH निकल गया। क्या निकल गया बच्चों? -KOH, और ये H यहाँ लग जाएगा, इट विल गिव बेंजोइक एसिड। इससे सिंपल कोई रिएक्शन हो नहीं सकती। तो ये क्या बन गया बच्चों? बेंजोइक
बेंजोइक एसिड COOH, ये बन गया COOH एंड दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बेंजल्डिहाइड टू 1-फिनाइल इथेनॉल। अगला जो हमें कन्वर्जन करना था इसी के अंदर, ये तो पहला कन्वर्जन था, अगला हमें कन्वर्जन करना था, उन्होंने हमें बेंजल्डिहाइड दिया था और बेंजल्डिहाइड से हमें बनाना था 1-फिनाइल इथेनॉल। हमें बनाना था बच्चों 1-फिनाइल इथेनॉल। चलिए बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले बेंजल्डिहाइड का फार्मूला ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड O। इसकी रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला क्या होगा? CH3 MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, है ना। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ध्यान से सुनिएगा, ये टुकड़ा आपका कौन सा है बोलो? पॉजिटिव। ये टुकड़ा कौन सा है? नेगेटिव। कार्बन 6 ऑक्सीजन 8, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। नेगेटिव वाला जुड़ गया पॉजिटिव से, ये नेगेटिव वाला यहाँ जुड़ गया। देखिए बिल्कुल ईमानदारी से, रटने की कहीं कोई कॉलम है ही नहीं बच्चों। अब क्या होगा? देखिए ये आपकी रिंग बन गई, ये रिंग बन गई। यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया CH से कौन जुड़ गया आपका? ये जुड़ गया CH3 से CH3 जुड़ गया, डबल बॉन्ड काय में कन्वर्ट हो गया? सिंगल में। ये हो गया OMgBr, ये आपका बन गया एडिशन कंपाउंड। तिवारी सर कौन सा कंपाउंड बन गया मेरे प्यारे बच्चों? ये बन गया एडिशन कंपाउंड। इस एडिशन कंपाउंड का उठाकर हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, HOH, ये टूट गया। जब हाइड्रोलिसिस आपने करवाया तो क्या निकल गया? -Mg, ये निकल गया Br, ये निकल गया OH। हमारा जो हीरो था, हीरालाल, वो क्या बचा? इससे सिंपल कन्वर्जन हो ही नहीं सकता था। ये हो गया CH, ये हो गया CH3 और ये हो गया बच्चों OH। इस हमारे कंपाउंड का नाम है 1-फिनाइल इथेनॉल। OH से पहले कार्बन पर फिनाइल है, इसका नाम हो जाएगा 1, दिस इज फिनाइल एंड दिस इज इथेनॉल। दीज आर द 2 कन्वर्सन। बच्चों हमारा अगला न्यूमेरिकल है, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज गिवन बाय log K 23.6 - 2 × 10⁴/T। कैलकुलेट EA फॉर द रिएक्शन। ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालना है। अब हमारा अरेनियस इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है बच्चों? ये जो फार्मूला हमको मिला है ये हमें अरेनियस इक्वेशन से मिला है। क्या मिला है? हमें मिला है log K = log A - E/2.303 RT। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। हमें गिवन क्या? हमें गिवन है log K = 23.6 - 2 × 10⁴/T। हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों कंपेयर कर लिया। log K से log K कट गया, T से T कट गया। log A की वैल्यू 23.6 है, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी। Y = x+, है ना, हमें निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी, इसलिए -E, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। -E/2.303 R = -2.4/T। इज इट क्लियर? ठीक है, T से T तो कैंसिल हो गया था, इसको हम हटा दें, ज़रूरत नहीं है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। R की वैल्यू है तुम्हारी 8.314। तो ये = क्या हो जाएगा? 2 × 10⁴ 2.303 इंटू R की वैल्यू 8.34। सॉल्व करेंगे 38.29 × 10⁴ किलो जूल पर मोल। और यदि हम एक मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इंटू 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर यहाँ जुड़ जाएगी, तो 3.829 × 10⁵ किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। बच्चों अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कोई हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है, इसका मोलर मास ये दिया हुआ है और जब हम इसको एल्कोहलिक केस से रिएक्ट करते हैं तो 2 आइसोमेरिक एल्कीन बनाता है B and C, और इसका अगर हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन बनता है। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा इसके आंसर को। मैंने लिखा CH3CH3CH सिंगल बॉन्ड CCl, मैंने लिखा CH3CH3। ये किसका फार्मूला है? ये एक एल्किल हैलाइड है और इसका मॉलिक्यूलर मास है C6H13Cl। अगर आप इसको गिन लें तो C6 होगा, H13 होगा, Cl होगा, है ना। ये हमारा कंपाउंड A है। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं KOH से, लेकिन वो हमारा KOH कैसा है? एल्कोहलिक है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होती है जब हमारा ये KOH एल्कोहलिक है, तो इस समय हमारे पास क्या होगा बच्चों? ये K और ये Cl, ये KCl निकल जाएगा, ये वाला OH और एक बीटा वाला H निकलेगा। बीटा वाला OH मतलब ये पहला कार्बन है, इससे बीटा H ये वाला भी निकल सकता है, इससे बीटा H ये वाला भी निकल सकता है। तो हमें 2 टाइप की एल्कीन बन सकती हैं। चलिए पहला एल्कीन देखते हैं। हमें जो पहला एल्कीन बनेगा B, वो बनेगा CH3C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये पहला वाला ब्यूटीन है जिसको हमने बोला B। दोनों के स्ट्रक्चर बनाना है, नाम नहीं पूछा आपने, लेकिन आप नाम लिख सकते हैं B, है ना। 2,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन। यदि मान लीजिए किसी ने इसका नाम पूछा तो इसका नाम आप बोल सकते हैं 2,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन। 2,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन, ये हो गया B। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है कि ये वाला OH यहाँ से और ये वाला H, पहले क्या था? ये वाला OH और ये वाला H,
ये निकला, जब ये निकला तो आपका ये स्ट्रक्चर बना। दूसरा पॉसिबल एल्कीन ये है कि ये वाला OH और ये वाला बीटा, तो जब ये वाला OH और ये वाला बीटा निकलेगा तो दूसरा जो आपका एल्कीन बन सकता है CH3 CH3, ये CH ही रहेगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल और ये हो जाएगा ब्यूटीन। तो ये आपका B बन गया और ये आपका C बन गया। तो इन्होंने ABC पूछा है और अब ये कह रहे हैं कि अगर आप इनमें से किसी का भी, या तो B का या तो C का, अगर आप हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे, हाइड्रोजिनेशन समझते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर आप इसका हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे तो क्या होगा। तो बच्चों सीधी सी बात यह है कि अगर हम इसका हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे तो एक H यहाँ आएगा, एक H यहाँ आएगा, हमारा कंपाउंड बन जाएगा CH3CH, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, दिस विल बी CH3 एंड दिस विल बी CH3। तो 1 2 3 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 2,3, यही हमसे पूछा है, डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो इन्होंने यही कहा है कि करेंगे तो हमें मिलेगा तो यही ABC, तो ये A का स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका B का स्ट्रक्चर हो गया और ये आपका C का स्ट्रक्चर हो गया। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन, जो आपके पेपर में है एनुअल एग्जाम के। ये 4 स्टेप में कंप्लीट होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले H2SO4 एक्वस है, जैसे ही हमने इसको पानी में डाला, H+ आयन दिया, सल्फेट आयन दिया, प्रोटॉन दिया, ये प्रोटॉन है, ये हमारा इथेनॉल है, ये हमारा इथेनॉल है। हमेशा अटैक नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, इसने H+ आयन को अटैक किया, ये बन गया प्रोटोनेटेड एल्कोहल हमारा बन गया। ये जैसे ही हमारा प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना, ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस आयन की तरफ जाएगा, ये इथाइल आ गया, इथाइल पर अब पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये वाटर हो गया, ये बन गया इथाइल कार्बोकैटायन बन गया। जैसे ही ये इथाइल कार्बोकैटायन बना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए CH2 और H में से एक प्रोटॉन अलग हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, H+ फॉर्म में अलग हो गया और ये हमारा बन गया ईथीन। इज इट क्लियर बच्चों? बच्चों ये हमारा रीजनिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 26। दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ सेक्शन C, ठीक है ना। ये हम सेक्शन C पे चल रहे हैं, हमने A सॉल्व कर लिया था, ये B है, P भी कर लिया, अब हम सेक्शन C पे चल रहे हैं। 26, बेंजोइल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। क्यों है? क्योंकि आपको मालूम है कि SN1 रिएक्शन बच्चों 2 स्टेप में बनती है, और जो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो आयन बनता है वो बनता है बेंजाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन बनता है। बेंजाइल कार्बोकैटायन का फार्मूला ये होता है बच्चों, ये होता है CH2 पॉजिटिव। तो बच्चों इसका आंसर ये होगा कि बेंजाइल क्लोराइड हाईली रिएक्टिव SN1 रिएक्शन में क्यों होती है, क्योंकि हमारे पहले ही स्टेप में, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगी, आपको मालूम है फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप, लेकिन पहले ही स्टेप के अंदर जो हमारा बेंजाइल कार्बोकैटायन बनता है, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए बेंजोइल क्लोराइड जो है SN1 रिएक्शन के अंदर ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो बेंजोइल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव इन SN1 रिएक्शन because in SN1 reaction exists in 2 states, and in first step benzyl carbocation is formed which is stabilized by resonance। अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार है बच्चों, प्लस माइनस ब्यूटेनॉल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑल्दो इट कंटेन्स चिरल कार्बन एटम। अब बच्चों ब्यूटेनॉल का यदि आप फॉर्मूला देखोगे, ब्यूटेनॉल का प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल, प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल, अगर आप ब्यूटेन टू ऑल का फार्मूला देखोगे तो CH3HOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये ब्यूटेनॉल का फार्मूला है ना। ये मैं आपको B का आंसर बता रहा हूँ, ये ब्यूटेनॉल का फार्मूला है। आप देख लीजिए 1 2 3 4 ब्यूट का N बनाया ब्यूटेन, OH आया ऑल, और 2 पर है तो 2 ब्यूटेनॉल। क्या मैं CH2 CH3 को लिख सकता हूँ C2H5? बिल्कुल लिख सकते हो तिवारी सर। अगर मैं लाइट का रोटेशन बोलूँ तो कहाँ से कहाँ जाएगा? लेफ्ट टू राइट जाएगा। ये कौन सा है? ये है +2 ब्यूटेनॉल। अगर मैं इसका नाम लिखूँ तो बच्चों ये होगा +2 ब्यूटेनॉल। अगर मैं इसके बीच में बच्चों मिरर लगा दूं, ये मैंने मिरर लगा दिया तो ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा C2H5, ये हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा H, और ये हो जाएगा H से OH की तरफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर ये प्लस ब्यूटेनॉल हो जाएगा, और ये लाइट को लेफ्ट टू राइट करेगा तो ये हो जाएगा -2 ब्यूटेनॉल, -2
ब्यूटेनॉल। तो यहाँ भी किरल कार्बन है। किरल कार्बन किसे बोलते हैं? जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग हो। यहाँ भी किरल कार्बन है, इसकी भी चारों वैलेंसी अलग अलग है। तो इसको ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन इनएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि एक डायरेक्शन का जो रोटेशन होता है दैट इज न्यूट्रलाइज बाय द रोटेशन बाय अनदर डायरेक्शन। तो इसमें क्या होगा? रोटेशन कॉज्ड बाय प्लस इसका आंसर ये होगा रोटेशन कॉज्ड बाय प्लस 2 ब्यूटेनॉल is cancelled by rotation caused by minus 2 butanol, that is it is racemic mixture। ये कौन सा मिक्सचर बनाता है बच्चों? रेसिमिक मिक्सचर बनाता है। 50% अगर डी हो मतलब प्लस हो और 50% अगर माइनस हो तो ये रेसिमिक मिक्सचर बनाता है। देयरफॉर वी कैन से इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कैसा होता है बच्चों? इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ऑल्दो इट कंटेन्स प्लस एंड माइनस फॉर्म। ये दोनों फॉर्म इसके अंदर 50-50 होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, जो आपको मालूम है। क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन क्लोज बॉटल। क्यों? क्योंकि बच्चों यदि हम क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CaCl3 होता है, अगर हम इसको ओपन में रखें तो ये सनलाइट से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एक पॉइजनस गैस COCl2 बनाता है। बैलेंस करना है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और ये 2 सारे बैलेंस हो गए। ठीक है, यदि हमें बैलेंस करना है, यहाँ पर 2 मत लिखिए, ये तो ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म, इसका नाम हो गया क्लोरोफॉर्म। और ये पॉइजनस गैस है बच्चों, सबको मालूम होगी। उस पॉइजनस गैस का नाम क्या है? फॉस्जीन। फॉस्जीन कौन सी गैस है बच्चों? फॉस्जीन जो है वो पॉइजनस गैस है। तो क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन क्लोज डार्क कलर बॉटल। क्यों? बिकॉज व्हेन क्लोरोफॉर्म इज केप्ट ओपन देन इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड टू फॉर्म अ पॉइजनस गैस फॉस्जीन। तो फॉस्जीन के फॉर्मेशन को बचाने के लिए इट इज स्टोर्ड इन अ क्लोज डार्क कलर्ड बॉटल। बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन था, इधर आप थोड़ा ध्यान से देखिए। द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड, हमारा अगला क्वेश्चन था, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ C2H5Cl एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था, एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2। पहला टाइम था 0-100, दूसरा टाइम था 0.4, 0.6। इनिशियल टाइम 0 था, फाइनल टाइम 100 है। इनिशियल आपका प्रेशर था 0.4, टोटल प्रेशर था 0.6। log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू। तो हमें निकालना क्या था? हमें रेट कांस्टेंट निकालना है। रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला होता है K = 2.303/T log इनिशियल प्रेशर इनिशियल माइनस एक्स 2 पॉइंट टाइम बच्चों हमें इनिशियल 0 था, 100 था, टोटल टाइम कितना हो गया? 100। तो टाइम हमारा 100 हो गया। लॉग इनिशियल प्रेशर कितना है? 0.4, फाइनल है 6, तो ये हो गया 0.4। अच्छा, इनिशियल प्रेशर 0.4 हो गया, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स कैसे निकालेंगे? एक्स = टोटल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। हमारा टोटल प्रेशर कितना है? 0.6, इनिशियल प्रेशर है 0.4, तो 0.6 माइनस 0.4 = 0.2, तो 2.303/200 लॉग ऊपर हो गया 0.4 और 0.4 माइनस 0.2 = 0.2। तो अगर इसको हटा दिया तो log 4/2, तो log m/n = होता है log m माइनस log n। तो ये हो जाएगा log 4 माइनस log 2। log 4 की वैल्यू आपको दी है, log 2 की वैल्यू दी है, दोनों को माइनस किया, पूरा सॉल्व किया, हमारा आंसर होगा K = 0.0693 विल बी अवर आंसर। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। बेंजोइक एसिड मोलर मास है ना, हमारा जो मोलर मास दिया है बेंजोइक एसिड का वो 122 दिया है। इज एसोसिएटेड इन अ डायमर व्हेन डिसॉल्व इन अ बेंजीन एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज पाई की वैल्यू दी है 6.1 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन वॉल्यूम हमें दिया 100 ml, बेंजीन इज 6.5 ATM, यानी पाई की वैल्यू दी है आपकी 6.5 ATM है ना। ये तो अमाउंट दिया है, ये तो मास दिया है आपका मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास अपना दिया है 6.1 ग्राम और इसका जो अमाउंट जो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है पाई वो दिया है 6.5 ATM, ये ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और परसेंटेज एसोसिएशन हमसे पूछा है, तो वांटा फैक्टर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पाई = I × C × RT, पाई = I है ना, C बराबर होता है N/V × नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन, N/V × RT। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास है 6.1, मोलर मास है 122, तो ये हो गया
है ना, 6.1/122 ये आ गया। वॉल्यूम हमारा 100 ml है, हमने लीटर में कन्वर्ट किया 0.01। आर की वैल्यू हमारे न्यूमेरिकल में दी है 0.0821 इंटू टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर दिया है। तो 27 में 293 प्लस कर दो, तो 293 प्लस 27 तो 7 8 9 10 0 और 1 गया ऊपर 9 10 11 12 2 और 1 गया ऊपर तो 3 320। तो हमारा जो टेम्परेचर आएगा वो हमारा टेम्परेचर हो जाएगा 320। 27 प्लस 273 तो 7 3 10 9 10 11 12 320। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 320, तो ये हो जाएगा आपका 320। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आई की वैल्यू निकालने के लिए, तो जितना भी हमारा परसेंटेज आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नोट डाउन। बच्चों हमारी पहली रिएक्शन है, ये मैंने आपको बताया था पेपर में आ सकती है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई भी आप एल्कीन ले लीजिए। चलिए हम प्रोपीन लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। हमने क्या ले लिया, कोई भी एल्कीन ले लीजिए। हर एल्कीन जो है कहाँ में कन्वर्ट होगा बच्चों, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल, है ना। हमने इसकी रिएक्शन करवाई डाइबोरेन से। डाइबोरेन को हम 2BH3 लिख सकते हैं क्योंकि B2H6 डाइबोरेन का फार्मूला होता है B2H6। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की ब्रेन्स में रिएक्शन होती है, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। इसकी कंडीशन आपको याद करनी पड़ेगी, आप कुछ मत करिए, केवल इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा CH3, ये होगा CH2, ये होगा CH2 और ये होगा OH। तो कोई भी एल्कीन हो बच्चों तो वो काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। और एक बात याद रखिए, इसको लिखना जरूरी नहीं है, H3BO3 बोरिक एसिड निकलता है, इसको लिखना जरूरी नहीं है। हमारा मेन प्रोडक्ट ये है और हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो है प्रोपेनॉल। तो कोई भी एल्कीन प्रोपीन प्रोपेनॉल में बदलेगी, इथीन इथेनॉल में बदलेगा, ब्यूटीन ब्यूटेनॉल में बदलेगा। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था 29 का, सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, 29 का ही है ना बच्चों, यस 29 का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आपको इसका प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट के अंदर हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था H जो होता है वो हमेशा बेंजीन के साथ जाता है और हमेशा फिनोल बनाता है, हमेशा फिनोल बनाता है, ये ध्यान रखना। ये रिंग हो गई, ये OH फिनोल बनेगा और CH3 के साथ Br आ जाएगा। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट एक तो फिनोल बनेगा और दूसरा बनेगा ब्रोमोमीथेन। दूसरा क्या बनेगा बच्चों, ब्रोमोमीथेन। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैंने बताया था ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और फिनोल में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, ऑर्थो नहीं है सॉरी, इट इज़ पैरा। आपके पेपर में पैरा दिया है। पहले दोनों का स्ट्रक्चर बनाइए, चलिए बनाते हैं। फिनोल का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा OH, ये तो और पैरा नाइट्रोफिनोल है, यहाँ NO2 लिख लिया, और दूसरा केवल फिनोल है तो यहाँ पर मैंने ये OH लिख लिया, है ना। दो है, ये पैरा नाइट्रोफिनोल है तो इसका स्ट्रक्चर ये बना है, और ये फिनोल है तो फिनोल का स्ट्रक्चर ये बना है। अब मैंने क्या आपको पढ़ाया था, जो जितनी आसानी से H+ आयन देगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना। एसिडिक नेचर किस पर डिपेंड करता है, एसिडिक नेचर डिपेंड करता है ईज ऑफ गिविंग H+ आयन, ईज ऑफ गिविंग H+ आयन। कितने आसानी से कोई H+ आयन हमें दे सकता है, उस पर हमारा एसिडिक नेचर शो करता है। अब अगर आप यहाँ देखें बच्चों, तो यहाँ पर हमारा जो NO2 ग्रुप है, जो नाइट्रो ग्रुप है, वो -I इफेक्ट शो करता है। -I इफेक्ट का फुल फॉर्म होगा निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के कारण भी खींच रहे हैं, इसकी तरफ आएंगे, ये इसकी तरफ आएंगे। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो क्या होगा, पैरा नाइट्रोफिनोल इजीली गिव H+ आयन और प्रोटॉन, इजीली गिव H+ आयन और प्रोटॉन, ये आसानी से देगा। इसका मतलब पैरा नाइट्रोफिनोल ज़्यादा एसिडिक होगा। यहाँ पर कोई +I इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉट डिक्रीजेस, तो ये कम आसानी से देगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन फिनोल, क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनोल में नाइट्रो एमाइनेस इफेक्ट शो कर रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, ये जल्दी दे रहा है। वो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं हो रही है क्योंकि कोई -I इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन फिनोल। चलिए बच्चों, बड़े प्यारे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 30। कोई 3 करने थे, मैं चारों आपको बता रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन इन FeCN2। बच्चों अगर आप FeCN2 में देखो तो FeCN2 के अंदर जो फाइनल कंडीशन CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो Fe के अंदर जो हमारी आखिरी वाली जो कंडीशन आती है वो ये आती है 1 2 3 4 5 और एक ये हो गया और 3 ये हो गया। यदि आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो ये कंडीशन आएगी, है ना। ये आयरन का, ये हम Fe3+ का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो Fe3+ में CN हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, पुश करेगा अंदर में। मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा अंदर की तरफ पुश करते हैं,
ठीक है। चलिए आयरन में 3 प्लस करेंगे तो 3 प्लस करेंगे तो आयरन के अंदर क्या होगा, आयरन जो होता है वो 26 होता है, 26 होगा तो ये हो जाएगा आर्गन, ये हो जाएगा 3d6, ये हो जाएगा 4s2। 3 प्लस है, अगर 3 प्लस है तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो ये हमारा हो जाएगा आर्गन, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, ये हो जाएगा 3d5 और ये हो जाएगा 4s0। 5 है, 5 है मतलब 1 2 3 4 5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पुश करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका अंदर आ जाएगा। अब इनके सारों के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो इस तरफ आ जाएंगे, ये इस तरफ आ जाएंगे, और हमसे ये पूछा था कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, आप खुद देख लीजिए, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले वाले का एक्सप्लेन कर सकते हैं हम कि तिवारी सर यहाँ पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, और ये कौन सी थ्योरी थी हमारी, ये हमारी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इस तरह से बच्चों हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन करना था। दूसरा हमसे उन्होंने पूछा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कि भाई आप इसके बारे में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताइए। जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे आपको भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताता हूँ। देखिए आपको 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने थे पीटी के, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बच्चों यहाँ बताता हूँ आपको। देखिए पीटी का पहला देखिए, आपको मालूम है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, ये बी वाले का आंसर बता रहा हूँ मैं बच्चों, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में लिख दूंगा मिटा के। चलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो ये हम इस तरह से बनाएंगे, ये आपका प्लेटिनम हो गया 1 2, ये हो गया 3 4, ठीक है। एक Cl यहाँ लगा दो, दूसरा Cl यहाँ लगा दो, एक EN लिगेंड है बाइडेंटेट हमने यहाँ लगा दिया, दूसरा है हमारा बाइडेंटेट तो दूसरा बाइडेंटेट लिगेंड हमने यहाँ लगा दिया। इज इट क्लियर, Cl और ये आपका बाइडेंटेट लिगेंड हो गया, ठीक है। नोट करिए, एक ऑक्टाहेड्रल है ये हो गया, तो एक EN आपका यहाँ आ गया और दूसरा EN आपका यहाँ आ गया, ये बन गया सिस, ठीक है। इस पूरे पर आप लगा दीजिए 2 पॉजिटिव, ये आपका सिस बन गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 है तो 2 Cl एडजेसेंट में आ जाएंगे, एक EN ये आ गया, एक EN ये आ गया, ये आपका सिस फॉर्म बन गया। ये कौन सा फॉर्म बन गया, ये सिस फॉर्म बन गया। अब आपको इसका ट्रांसफॉर्म बनाना था, ट्रांसफॉर्म में आप क्या करिए, कुछ मत करिए, यही ले लीजिए, ये ले लिया, ये बन गया PT, ये ले लिया, ये ले लिया, एक Cl आपने ऊपर लगा लिया, दूसरा Cl आपका नीचे आएगा, एक EN यहाँ जाएगा और दूसरा EN यहाँ जाएगा, और इस पूरे का भी यहाँ पे 2 प्लस आएगा। अगर आपको नाम लिखना हो, डाइक्लोराइड हो, यदि आपको इसका नाम लिखना हो तो सिस, यदि आपको इसका पूरा नाम लिखना हो, हालांकि उन्होंने आइसोमर पूछा है तो आप आइसोमर में नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिस फॉर्म कर दीजिए और इसको कर दीजिए ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इसका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों हम चलते हैं इसका पार्ट सी और पार्ट डी का, इसी में एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा एलोरेटेड था लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है NiCl4 2 नेगेटिव पैरामैग्नेटिक है। इसी का जो सी पार्ट का क्वेश्चन था वो ये था NiCl4 ये जो 2 नेगेटिव है ये पैरामैग्नेटिक है। ये कैसा है बच्चों, ये पैरामैग्नेटिक है, जबकि NiCO4 ये जो तुम्हारा है ये डायमैग्नेटिक है। ये कैसा है बच्चों बताओ, ये डायमैग्नेटिक है। ऐसा है तो क्यों है, एक्सप्लेन वाई। सीधी सी बात, दिमाग क्वेश्चन से आंसर मैंने बताया था। यहाँ पर पैरामैग्नेटिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड, हालांकि दोनों ही टेट्राहेड्रल है, दोनों के दोनों कैसे हैं बच्चों, टेट्राहेड्रल है, लेकिन यहाँ पर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो जो Cl है ये वीक लिगेंड है। हालांकि यहाँ पे वीक से कोई मतलब होता नहीं है, फिर भी वीक है, और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए ये कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और यहाँ पर निकल में दूसरे वाले में CO अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। वैसे यहाँ पर वीक और स्ट्रॉन्ग से कोई मतलब होता नहीं, फिर भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए कैसा होगा बच्चों, ये होगा हमारा डायमैग्नेटिक। इज इट क्लियर। इसी पार्ट में बच्चों हमारा जो चौथा क्वेश्चन था वो ये था कि नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। आपको उस आइसोमेरिज्म का नाम बताना था विच इज शोन बाय एम्बीडेंटेट लिगेंड। नेम द आइसोमेरिज्म विच इज शोन बाय एम्बीडेंटेट लिगेंड। बताओ भाई, मैंने बड़े अच्छे से आपको याद करवाया था, लिंकेज आइसोमेरिज्म। एम्बीडेंटेट लिगेंड जो हमारा आइसोमेरिज्म शो करते हैं वो कौन सा है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। चलिए हमसे एक एग्जांपल पूछा था, देते हैं एग्जांपल, कोई भी एक एग्जांपल ले लें। चलिए मैं ले लेता हूँ CrH2O5, मैंने ले लिया Cn, एक ये ले लिया, एंड दूसरा ले लिया CrH2O5, ये ले लिया NC, ये ले लिया NC। 3 पॉजिटिव 1 निगेटिव है, 2 पॉजिटिव
3 पॉजिटिव, 1 निगेटिव, हो गया 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन है? साइनाइडो और आइसोसाइनाइडो। अगर इसका आप नाम लिखें, इसका नाम यदि आप लिखेंगे तो हो जाएगा पेंटाएक्वा साइनाइडो, पेंटाएक्वा साइनाइडो क्रोमियम थर्ड आयन, क्रोमियम थर्ड आयन। इसका यदि आप नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाएक्वा आइसोसाइनाइडो, आइसोसाइनाइडो क्रोमियम थर्ड आयन, पेंटाएक्वा आइसोसाइनाइडो, ये हो जाएगा क्रोमियम, ये हो जाएगा थर्ड आयन। इज इट क्लियर? तो इस तरह से बच्चों ये हमें पूरा करना था पार्ट डी तक। बच्चों यदि आप क्वेश्चन नंबर 31 को देखें, सेक्शन डी देखें, तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड पेप्टाइड लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज में क्या अंतर है? तो बच्चों यदि आप ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की बात करें तो ग्लाइकोसाइडिक जो लिंकेज होता है वो होता है बॉन्ड ओ बॉन्ड, ये आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। और इससे क्या होता है? टू मोनोसेकेराइड्स ज्वाइन टुगेदर, टू मोनोसेकेराइड्स ज्वाइन टुगेदर, 2 मोनोसेकेराइड आपस में ज्वाइन होते हैं, 2 मोनोसेकेराइड ज्वाइन टुगेदर, ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म बाइसेकेराइड, टू फॉर्म डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड बनाते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल यदि आप सुक्रोज देखें तो सुक्रोज के अंदर आपको ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलेगा, है ना। अच्छा, दूसरा इन्होंने पूछा था पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है? पेप्टाइड लिंकेज, तो बच्चों क्या होता है? जब अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल, पेप्टाइड लिंकेज का फार्मूला होता है बॉन्ड CONH बॉन्ड, अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन। हम ये लिख सकते हैं बाय दिस बॉन्ड, बॉन्ड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड, बाय दिस बॉन्ड अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर, अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन, कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन। इससे जो है अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल कंबाइन होकर प्रोटीन बनाते हैं। इसके बाद बच्चों इसका जो दूसरा पार्ट था हमारा सेकेंड पार्ट, उसमें इन्होंने ये पूछा था, सेकेंड पार्ट में ये पूछा था विच अमाइनो एसिड आर एसेंशियल कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो बच्चों वो अमाइनो एसिड विच इज़ टेकन फ्रॉम आउटसाइड, तो हम ये कह सकते हैं अमाइनो एसिड टेकन फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से लेते हैं, टेकन फ्रॉम आउटसाइड एज फूड, टेकन फ्रॉम आउटसाइड एज फूड, जो हमारे बॉडी में नहीं बनते, आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड बच्चों नॉट प्रिपेयर्ड इन अवर बॉडी आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, है ना। मैंने अपने रिवीजन में आपको बताया था। इसका एग्जांपल हो जाएगा वेलाइन एंड ल्यूसाइन, आपसे एग्जांपल पूछा था, बहुत सारे एग्जांपल है वेलाइन एंड ल्यूसाइन, दिस इज कॉल्ड एज एसेंशियल अमाइनो एसिड। अगला क्वेश्चन ये था बच्चों व्हाट आर द कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2 प्रोटीन है, एक है अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है, और दूसरा जो हमारा प्रोटीन है कॉमन टाइप ऑफ प्रोटीन में ये पहला है, दूसरा है बीटा प्लेटिलेट प्रोटीन, वो है बीटा प्लेटेड प्रोटीन। चलिए तीसरे में दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था राइट एनी 2 फोर्सेज विच स्टेबलाइज द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कोई 2 फोर्सेज लिखिए जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज्ड करती हैं। तो वो फोर्स है बच्चों क्या है? सिंपली दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, सिंपली दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया था बच्चों। इसी क्वेश्चन के और में इन्होंने क्वेश्चन दिया था व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन के डीनेचरेशन से आप क्या समझते हैं, है ना। प्रोटीन के डीनेचरेशन से आप क्या समझते हैं? इसी का और का ऑप्शन था, तो उसमें क्या था बच्चों, जब प्रोटीन के सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को, है ना, देखिए मैं लिख भी देता हूँ, व्हेन सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को इज सब्जेक्टेड बाय फिजिकल चेंज, है ना, उसको हम फिजिकल चेंज करते हैं। अब वो चेंज क्या कर सकते हैं? पीएच की वैल्यू में चेंज कर सकते हैं, चेंज इन पीएच कर सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर कर सकते हैं, टेम्परेचर में भी बदलाव कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन इज डिस्ट्रॉयड, बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन डिस्ट्रॉयड। प्रोटीन की बच्चों बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी होती है
वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है, उनके जो कॉइल्स है वो अनकॉइल्ड हो जाते हैं, स्ट्रक्चर्स गेट अनकॉइल्ड, स्ट्रक्चर्स गेट अनकॉइल्ड। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, इसको हम बोलते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, इसको हम प्रोटीन का डीनेचरेशन होना बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको मालूम है, कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट, अंडे के सफ़ेद वाले पोर्शन का जम जाना, कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट, अंडे के सफ़ेद वाले पोर्शन का जम जाना, या हम ये कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, अगर दूध बच्चों मिल्क जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब वहाँ भी हमारा क्या हो रहा है, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा है। अगला है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 32, सेक्शन डी का 32 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पहले इन्होंने बोला है कि इन्होंने 3 बेस दिया हमें और इन्होंने बोला पीकेवी वैल्यूज़ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेवी वैल्यूज़। उन्होंने दिया क्या है, सबसे पहले दिया है C2H5NH2, उसके बाद इन्होंने दिया है C2NH5H5 होल ट्वाइस NH, और तीसरा इन्होंने दिया है C2H5 होल थ्राइस N। और आपको बोला है कि भैया राजा इसको पीकेवी वैल्यूज़ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ। तो अपन एक काम करते हैं, पहले इसको रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं। सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा बताइए, सबसे कम रिएक्टिव तिवारी सर होगा टर्शियरी अमीन, है ना। अगर हम रिएक्टिविटी के ऑर्डर में बच्चों सबसे कम रिएक्टिव बोले तो सबसे कम रिएक्टिव होगा प्राइमरी अमीन C2H5NH2। उससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा बताओ, उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा टर्शियरी अमीन C2H5 होल थ्राइस N। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सेकेंडरी अमीन C2H5 होल ट्वाइस NH। रीज़न मैंने आपको बताया था। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी और बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कह सकते हो या ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी कह सकते हो। मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा बेस कांस्टेंट की वैल्यू रिएक्टिविटी की अपोजिट होती है। तो चलो पीकेवी वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। सबसे कम पीकेवी किसकी होगी बताओ, C2H5 होल ट्वाइस NH की होगी। उससे ज़्यादा पीकेवी किसकी होगी बताओ, C2H5 होल थ्राइस N की होगी। सबसे ज़्यादा पीकेवी किसकी होगी बताओ, C2H5NH2 की होगी। कितना प्यारा क्वेश्चन था बच्चों, इससे अच्छा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, कई बार आपको बताया गया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों 32 का जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, एनिलीन और नाइट्रेशन गिव्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन ऑल्दो इट इज अमाइनो ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में होती है और एसिडिक मीडियम के अंदर एनिलीनियम आयन के माध्यम से मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट ही बनता है। मैं यहाँ पे रिएक्शन आपको लिख के बताता हूँ, रिएक्शन ध्यान दीजिए। ये आपका एनिलीन का फार्मूला है, एसिड टूटता है H+ आयन देता है, जब ये H+ आयन देता है तो यहाँ जुड़ जाता है और जब ये यहाँ जुड़ जाएगा तो NH3+ आयन बनेगा। इस आयन को हम क्या बोलते हैं, एनिलीनियम आयन। क्या बोलते हैं बच्चों, एनिलीनियम आयन। यह आयन क्या करता है, NO2 से रिएक्ट करता है। NO2 पॉजिटिव पार्ट है क्योंकि HNO2 नाइट्रेशन है ना, और नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में होता है, नाइट्रेशन होता है HNO3 के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पर NO2 पॉजिटिव आयन आ जाता है। ये NO2 पॉजिटिव आयन क्या करता है बच्चों, मेटा पोजीशन में निकल जाता है, यहाँ से -H+ आयन के रूप में निकल जाता है। यहाँ पर ये बन जाता है प्रोडक्ट, ये हो जाएगा NH3 पॉजिटिव और ये मेटा पर ये जो है आपका ये NO2 जुड़ जाता है। अगली कंडीशन में क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो ये बन जाता है NH2 और ये बन जाता है NO2 और ये बन जाता है मेटा नाइट्रो एनिलीन। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो यही होगा क्योंकि इसका मेन रीज़न ये होगा कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। बच्चों 32 का हमारा जो थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है कि एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H6O2, इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है बोलो, C7H6O2 ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड को हमने ए माना है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का बच्चों हमारा जो कंपाउंड होगा वो होगा बेंजोइक एसिड, है ना। अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो इसका नाम लिख सकते हैं बेंजोइक एसिड। आप देख लीजिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर ये कह रहे हैं ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया, इसकी रिएक्शन हम अमोनिया से करवा रहे हैं। अमोनिया को हम लिख सकते हैं HNH2, है ना। क्या लिख सकते हैं अमोनिया को बताओ भाई, HNH2, और ये निकल गया वाटर। तो यहाँ पर क्या निकलता है, H2O वाटर निकल गया। और ये बना रहे हैं हीटिंग फॉर्म्स कंपाउंड बी। तो ये जो आपका कंपाउंड बी बनेगा ये बनेगा रिंग और ये बन जाएगी CONH2, है ना। HOH H2O निकल गया,
इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, बेंजामाइड, और ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा बी। ठीक है, अच्छा अब इस कंपाउंड को हम ब्रोमीन और किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, याद करिए, बताइए ये कौन सी रिएक्शन है, जल्दी बता दीजिए। ये तिवारी सर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, और हॉफमैन ब्रोमाइड में मैंने क्या बताया था कि सिंपली CO हटा दो। अगर आप यहाँ से CO हटा दोगे तो सीधे आपको ये बन जाएगा NH2, और NH2 का नाम क्या है बच्चों, एनिलीन, और ये कंपाउंड C बन जाएगा। तो आपका कंपाउंड A ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कंपाउंड B, और ये हो जाएगा कंपाउंड C। इज इट क्लियर? तो इन्होंने A, B और C आपसे पूछा था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इन्होंने और के बाद 3 रिएक्शन दी है, बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। पहली इन्होंने रिएक्शन दी है कि बेंजीन की एनिलीन की आप ब्रोमीन से रिएक्शन करिए, ये इन्होंने एनिलीन दिया है, और एनिलीन की बोला है कि आप एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताइए भाई, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, तो ये हो जाएगा एनिलीन, एक H यहाँ से हट जाएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो 3 HBr निकल जाएंगे, 3 HBr निकल जाएंगे, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, और 3 दूनी 6, इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। दूसरा क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, इन्होंने ये दिया हुआ है, एक तरफ इन्होंने ये दिया है N2Cl, और इन्होंने एरो पे लिखा हुआ है नंबर 1 HBF4 लिखा है, और नंबर 2 लिखा है NaNO2, और कॉपर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, इस रिएक्शन से जो हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनेगा, वो हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा NO2, दैट इज़ नाइट्रो बेंजीन, और प्लस क्या निकल जाएगा NaBF4 प्लस नाइट्रोजन। तो इस रिएक्शन का जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चों, वो होगा नाइट्रो बेंजीन। नोट कर लीजिए, हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा दैट विल बी दी नाइट्रो बेंजीन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 33, ये जो हमारा सेक्शन होगा, ये हमारा सेक्शन E होगा, है ना, लास्ट सेक्शन होगा हमारा, सेक्शन E होगा। पहला क्वेश्चन है जिंक सॉल्ट्स आर कलरलेस व्हाइल Ni2+ सॉल्ट्स आर कलर्ड। तो सीधी सी बात ये है कि जिंक सॉल्ट्स कलरलेस क्यों होते हैं, क्योंकि यदि आप जिंक का कन्फिग्रेशन लिखो तो हो जाएगा आर्गन, ये हो जाएगा 3D10, और ये हो जाएगा 4s0। तो अगर आप D में देखो तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं कि नहीं है, बताओ, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड है तिवारी सर, देयरफॉर इन पे क्या होगा, बताया था मैंने, नो DD ट्रांजिशन। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो कोई DD ट्रांजिशन नहीं होगा, और ये सॉल्ट कैसा होगा बच्चों, ये सॉल्ट कलरलेस होगा। दूसरा ये निकल सॉल्ट पूछ रहे हैं, Ni2+ सॉल्ट पूछ रहे हैं, निकल का कन्फिग्रेशन क्या होगा, आर्गन, निकल 28 होता है, आर्गन 3D8 4s0। अगर 8 है तो 5 6 7 8 9 10, इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप निकाल के देखें तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कौन सा ट्रांजिशन होगा, DD ट्रांजिशन होगा, और अगर इनके पास DD ट्रांजिशन होगा तो ये कैसा होगा, कलर्ड होगा। चलिए ये हो गया। इसी में बच्चों जो हमारा सेकंड पार्ट इन्होंने पूछा था, ये तो पहला पार्ट हो गया कि Cr2+ आयन इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। Cr2+ आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है, क्योंकि ये इजीली ऑक्सीडाइज होता है। Cr2+ अनस्टेबल है, ये एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करता है, और एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करेगा तो आसानी से Cr3+ आएगा। इसका मतलब अगर हम ये देखें तो ये इजीली ऑक्सीडाइज होता है। देखिए ये स्टेबल नहीं है, 2+ स्टेबल नहीं है, 3+ हमारी स्टेबल है, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इजीली ऑक्सीडाइज होकर Cr3+ बनाता है, देयरफॉर एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक्ट एज, बोलो बच्चों, स्ट्रॉन्ग, बहुत ईजी क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीसरा क्वेश्चन बच्चों हमारा था ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स शो कैटालिटिक एक्टिविटीज़। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं कि ये कैटालिटिक एक्टिविटी क्यों शो करता है भाई, इसलिए शो करता है कैटालिटिक एक्टिविटी नंबर 1 क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर 2 आप कह सकते हो क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। नंबर 3 आप ये कह सकते हो क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए ये। तो बच्चों ये क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स शो कैटालिटिक एक्टिविटीज बिकॉज दे आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलिए। और अगला जो इसका सेकंड पार्ट था 33 का, वो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको आयनिक इक्वेशन लिखनी है MnO4 की I नेगेटिव से और MnO4 की Fe2+ से। इसका तरीका बच्चों मैंने कंप्लीट दी इक्वेशन में मैंने बहुत बढ़िया सेगमेंट निकाला था आपके बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, तो उसमें मैंने आपको ये तरीका बताया था।
बच्चों अगला है क्वेश्चन नंबर 33 का और का ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन है, नेम 2 ऑक्सो मेटल्स एनायंस ऑफ 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इन विच द मेटल एग्जिबिट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर, कि जहाँ पर इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये इनको ग्रुप नंबर में हो, ऐसा आप ऑक्सो मेटल लिखिए। ऑक्सो मेटल समझते हैं क्या होता है? ऑक्सो मेटल वो होता है जहाँ मेटल के साथ ऑक्सीजन होती है। तो पहला हमने मेटल के साथ ऑक्सीजन है MnO4 निगेटिव लिख दिया, यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और ये ग्रुप नंबर 7 में है। दूसरा है CrO4 2 निगेटिव, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और ये ग्रुप नंबर 6 में है। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग pH ऑन अ सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन है और हम pH को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट होगा, K2Cr2O7 जो है K2CrO4 में कन्वर्ट होगा और ये जो ऑरेंज कलर है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो pH बढ़ाने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है और इसका जो नारंगी रंग है वो पीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, वाई Cu2+ आयन नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। Cu+ आयन एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल क्यों नहीं होता? क्योंकि Cu+ आयन को Cu2+ आयन में हमें कन्वर्ट करना होता है और इसको कन्वर्ट करने के लिए हाई हाइड्रेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, नेम अ मेंबर ऑफ लेंथेनाइट सीरीज विच इज वेल नोन टू एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन वेल शो करता है? सीरियम 58। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, नेम 2 एलिमेंट्स ऑफ 3D ट्रांस सीरीज विच शो एनोमलस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। बच्चों 11th क्लास से पढ़ते हुए आप आ रहे हो, एक क्रोमियम है, कॉपर है, क्योंकि यहाँ पर हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट लगता है। बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 सेक्शन ही चल रहा है। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ बेंजेल्डिहाइड। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना था, हमें बेंजेल्डिहाइड का पहले तो फार्मूला लिखना था। अब 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का फार्मूला क्या? पहले तो ये देखें, हाइड्रोजीन का फार्मूला होता है NH2NH2, ये हाइड्रोजीन का फार्मूला होता है। अब 2,4 डाइनाइट्रो है तो फिनाइल हाइड्रोजीन, यहाँ हमने फिनाइल जोड़ दिया 1 2, एक नाइट्रो 2 पे लगा दिया और एक नाइट्रो 4 पे लगा दिया। अब हमने इसकी रिएक्शन करवा दिया, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये निकल गया। तो क्या निकल गया बच्चों? -H2O निकल गया। जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है। चलिए अब आपका फार्मूला क्या बचा? C6H5CH है ना, CH, ये हो गया डबल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड, ये आपकी रिंग बन गई बच्चों। एक NO2 यहाँ हो गया और दूसरा NO2 यहाँ हो गया। ये आपका किसका स्ट्रक्चर बन गया? ये बन गया 2,4, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया 2,4 डाइनाइट्रो, यही आपसे पूछा था, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजोन बन गया। किसका बन गया? बेंजेल्डिहाइड का बन गया। अगला क्वेश्चन बच्चों इन्होंने हमसे क्या पूछा था? ये पूछा है कि दो हमें कंपाउंड दिए हैं और इन्होंने पूछा दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। पहला इन्होंने ये लिखा F3C सिंगल बॉन्ड, ये इन्होंने रिंग बनाई है, ये रिंग बनाई है और यहाँ पर लिखा COOH एंड दूसरा इन्होंने जो कंपाउंड दिया है वो इन्होंने ये दिया है बच्चों, ये दिया है CH3 और इन्होंने ये रिंग बनाई है और इन्होंने दिया है COOH और इन्होंने लिखा दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। मोर एसिडिक आपको बताना है कि इनमें से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। चलिए बताते हैं बच्चों, यहाँ पर CF3 है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट शो करता है? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है बच्चों, मिथाइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। अब तिवारी सर ये निगेटिव और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या अंतर है? निगेटिव में ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगी बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। यहाँ पर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, घटेगी तो क्या होगा? ईजिली गिव्स H+ आयन और प्रोटॉन, ईजिली गिव H+ आयन, यानी प्रोटॉन को आसानी से देगा। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन भेजेगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बताइए? तो यहाँ पर होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीजेस होगी। तो ये क्या होगा? ये क्या करेगा? ये नॉट गिव H+ आयन इजीली। यहाँ हम लिख सकते हैं नॉट गिव H+ आयन या प्रोटॉन इजीली। तो दोनों में इजीली कौन दे रहा है? H+ आयन पहला वाला दे रहा है, तो ये फर्स्ट वाला दूसरे वाले से ज़्यादा एसिडिक होगा। इसी का बच्चों अगला जो हमारा पार्ट है 34 का सी, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन रोजनमंड रिएक्शन। बहुत इजी है बच्चों, ये मेरे हिसाब से सारे बच्चे लिख के आए होंगे। ये इथेनॉइल क्लोराइड हो गया, इसका हम रिडक्शन करवा रहे हैं। पैलेडियम कंटेनिंग बेरियम सल्फेट की कैटलिस्ट में पॉइजन कैटलिस्ट है, एक H और एक Cl, ये HCl निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा CH3CHO इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों रोजनमुंड रिएक्शन है।
अगला पार्ट इन्होंने ये पूछा था, वायर अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एसिडिक इन नेचर। तो इसका आंसर ये होगा अल्फा हाइड्रोजन इसलिए एसिडिक नेचर होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड में भी है, कार्बोनाइल ग्रुप कीटोन में भी है। या आप लिख सकते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कंजुगेट बेस, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोएल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड। अब बच्चों जो बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड जो होता है वो कौन सा टेस्ट देता है? वो देता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट देता है? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है। गिव, कौन कौन गिव करता है बोलो? बेंजोइक एसिड। क्या बनाता है यहाँ पर? अगर ये जब टेस्ट देता है बच्चों तो यहाँ पर ये बनाता है सोडियम बेंजोएट और कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। सोडियम बेंजोएट बनाता है और CO2 गैस निकलती है। जबकि दूसरा क्या था? बेंजल्डिहाइड। अगर हम बेंजल्डिहाइड की बात करें बच्चों तो बेंजल्डिहाइड क्या करता है? नॉट गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो बच्चों आप यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट से बता सकते थे कि बेंजोइक एसिड देता है, CO2 गैस निकलती है, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बनाता है और बेंजल्डिहाइड नहीं देता है। बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट पार्ट। इन्होंने दिया था कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। ये EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल दिया है, एल्यूमिनियम की वैल्यू दी है, इधर निकल की वैल्यू दी है। मैंने आपको क्या बोला था कि यदि हम इसके लिए सेल रिएक्शन लिखेंगे तो एल्यूमिनियम जो है वो राइट पे आएगा, निकल लेफ्ट पे आएगा। अच्छा, इन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दो, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दो की वैल्यू दी है, एक कम दी है और एक ज़्यादा दी है। अब क्या होगा? सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब पता कैसे चला किसको कैथोड लेना है किसको एनोड लेना है? जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, -0.025 निकल की वैल्यू ज़्यादा है, निकल की पहले रख दिया, माइनस माइनस प्लस, और आपकी एल्यूमिनियम की कम है, तो दोनों को हमने ये लिख दिया, तो हमारा 1.41 आ गया। अब हमें यहाँ पर लगाना है नॉनस्ट इक्वेशन। नॉनस्ट इक्वेशन का फार्मूला होता है E = E0 - 0.0591/n log एल्यूमिनियम ऊपर आएगा, निकल। ये ध्यान रखना एल्यूमिनियम ऊपर आएगा, क्योंकि जब सॉल्ट ब्रिज बीच में बना होता है तो इस तरफ वाली चीज़ उधर चली जाती है, उधर की इधर आ जाती है। इनकी वैल्यू रख दिया log 10⁻³ क्यों? क्योंकि हमें ये दिया था, एल्यूमिनियम का दिया 0.001, इसको हटाएंगे 10⁻³ होगा और ये -3, तो 10⁻³ 10⁻⁻1 log 10⁻², तो log 10⁻² -2 log 10 = 1, तो -2 बचा। तो ये हमने E0 की वैल्यू 1.41 माइनस इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, ये log 2 आ गया, इसको सॉल्व किया तो -0.6195 वोल्ट। बच्चों यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है इसमें इन्होंने पूछा है, विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ एक्सप्लेन व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस C-half कर्व फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सीधी सी बात है बच्चों, यहाँ पे आपको ये बताना था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इस ग्राफ को फॉलो करती है, ये ग्राफ है, एक्स्ट्रापोलेटिंग ग्राफ है बच्चों, और वीक इलेक्ट्रोलाइट इस ग्राफ को फॉलो नहीं करती, इसलिए ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, बी पार्ट और के बाद, दी मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी आपको दी थी और आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपसे पूछा था। तो इसके लिए हम कोलरॉस लॉ लगाएंगे, अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन की मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। इसकी वैल्यू 73.8 है, इसकी वैल्यू 76.2 है, दोनों को हमने प्लस किया तो ये आ गया 147 × cm² × मोल इनवर्स। ये क्या आ गया? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गया। अब हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी, मोएम बराबर होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमें कितनी दी है? 1.29 × 1000 और कंसंट्रेशन हमारा दिया 0.1, तो हमारा जो आंसर आया कितना है? 129 हमारा मोलर कंडक्टिविटी आ गई। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, वैल्यू सेम होगी, साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स, है ना, ये सेम होगी यूनिट। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये आपकी आ गई 129। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमारी कितनी थी? 150, तो 129/150 = 0.86। इज इट क्लियर बच्चों? ये हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट का लास्ट है। कैलकुलेट द हाफ सेल पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर द रिएक्शन Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन = जिंक रिडक्शन है। जिंक का कंसंट्रेशन दिया 0.1 m और E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी है -0.79। यहाँ पर बच्चों हमें जो इक्वेशन लगानी है वो लगानी है हमें नर्स्ट इक्वेशन। हमें जो इक्वेशन लगानी है बच्चों वो हमें लगानी है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? E = E0 सेल माइनस 0.059/n log कंसंट्रेशन 1/Zn2+। Zn2+ आने कंसंट्रेशन। E0 सेल की वैल्यू हमें कितनी दी है? ये हमारी E0 सेल की वैल्यू दी है -0.76, 0.059/n। n की वैल्यू 2 क्यों आई? क्योंकि जो लॉस और गेन हो रहा है वो +2 का हो रहा है, इसलिए 2 आई। log 1/जिंक आयन की वैल्यू कितनी दी है? 0.1 m। 1 को हटाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा log 10, और बच्चों हमें मालूम है
कि जो log 10 होता है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको हमने हटा दिया, तो E इज इक्वल टू -0.76 माइनस ये आ गया, इसको हम सॉल्व करेंगे, इट विल कम्स आउट टू बी -0.7591 वोल्ट। तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर बच्चों मैंने आपको पूरे जितने भी पेपर्स थे, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को मैंने डिटेल और कंसाइज मैनर में आपको बताया है बच्चों। इसको देखिएगा, इसको समझिएगा और अच्छे से करने की कोशिश करिएगा। ईच एंड एवरी थिंग्स विल बी इन अ प्रॉपर मैनर। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।